नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस है उनको लेके आया हूँ। यहाँ पर हमारे पास जो पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है उनके हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। और यदि किसी को मेरे क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी एग्ज़ाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, एडमिरल डैश डैश द्वारा 31 मई 2019 को भारतीय नौसेना के 24वें प्रमुख का कार्यभार ग्रहण किया। तो ये क्वेश्चन हमारे पास 2019 में जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पर पूछा गया है और ये हमारे पास करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो ये हमारे पास करंट का क्वेश्चन है। पूछा गया था कि जो एडमिरल डैश डैश द्वारा 31 मई 2019 को भारतीय नौसेना के 24वें प्रमुख का कार्यभार ग्रहण किया। ए करणजीत सिंह, बी करणवीर सिंह, सी करमजीत सिंह, डी करमवीर सिंह। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन डी करमवीर सिंह। जो एडमिरल करमवीर सिंह है इनके द्वारा 31 मई 2019 को भारतीय नौसेना के 24वें प्रमुख का कार्यभार इन्होंने ग्रहण किया था। तो ये हमारे पास करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो यहीं से मैं आपके लिए 2 से 3 क्वेश्चन और बता देता हूँ जो हमारे पास करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे। ये हमारे पास करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जो वर्तमान समय में भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि जो प्रेजेंट टाइम है, प्रेजेंट टाइम में भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी है। कौन है? एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी है। और इन्होंने जो अपना कार्यभार है वो कब से संभाला है? तो इन्होंने अपना कार्यभार 23 अप्रैल 2024 से संभाला है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में पूछा जा सकता है। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि वर्तमान में थल सेना का प्रमुख कौन है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी। कौन है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी थल सेना के प्रमुख है। और इन्होंने अपना कार्यभार कब संभाला? तो इन्होंने अपना कार्यभार 30 जून 2024 को संभाला है। तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। यहाँ से थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि वर्तमान में वायुसेना के प्रमुख कौन है। यहाँ पे थोड़ी सी मिसटाइप हो गया है कि प्रेजेंट टाइम में वायुसेना के प्रमुख कौन है? एयर मार्शल एपी सिंह। कौन है? एयर मार्शल एपी सिंह है। यहाँ पर अमरप्रीत सिंह भी दिया हुआ हो सकता है या तो वहाँ पर एपी सिंह दिया हुआ होगा। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, एपी सिंह में या अमरप्रीत सिंह में, दोनों एक ही है। एयर मार्शल एपी सिंह हमारे पास वायुसेना के प्रमुख है। और इन्होंने अपना कार्यभार कब संभाला? तो इन्होंने अपना कार्यभार 30 सितंबर 2024 को संभाला है। तो यहाँ से जितने भी ये क्वेश्चन बन गए हैं तो ये करंट अफेयर के क्वेश्चन बन गए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर एक और क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है। तो तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और भारतीय नौसेना का प्रमुख प्रेजेंट टाइम में कौन है? एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी है। और थल सेना के प्रमुख कौन है प्रेजेंट टाइम पे? जनरल उपेंद्र द्विवेदी है। और जो वायुसेना के प्रमुख है प्रेजेंट टाइम में वो एयर मार्शल एपी सिंह है। तो ये जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो डिटेल डिस्कशन हमने यहाँ पर कर ली है। यदि किसी को अभी भी मेरे क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी एग्जाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्जाम तक 9 में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की विषय वस्तु क्या है? तो जो हमारे पास विश्व पर्यावरण दिवस 2019 था तो उसकी थीम क्या थी? तो ये भी हमारे पास करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। और ये 2019 के जो कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था वहां पर पूछा गया था कि विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की थीम क्या है? ए प्लास्टिक प्रदूषण को मात देना, बी वायु प्रदूषण को मात देना, सी जल प्रदूषण को मात देना, डी मिट्टी प्रदूषण को मात देना। तो उसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए
प्लास्टिक प्रदूषण को मात देना। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हमारे पास विश्व पर्यावरण दिवस 2019 था उसकी थीम क्या थी? प्लास्टिक प्रदूषण को मात देना। तो यहाँ से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये हमारे पास 5 जून को मनाया जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहीं से मैं आपको 2024 की जो विश्व पर्यावरण दिवस है उसकी थीम बता देता हूँ। भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम। सूखा रोकथाम। तो ये हमारे पास 2024 विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम। और 2023 की थीम क्या थी? प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान। और 2022 की जो क्या थीम थी वो थी हमारे पास केवल एक पृथ्वी। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2024 विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या है? तो उसका आंसर हो जाएगा भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है हिमाचल सरकार की 5 लाख रुपए की सीमा तक मुफ्त चिकित्सा उपचार योजना का नाम क्या है? तो ये हमारे पास हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया था और ये कब पूछा गया था? 2019 के कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया था कि हिमाचल सरकार के द्वारा एक योजना चलाई गई है जिसमें 5 लाख रुपए की सीमा तक मुफ्त चिकित्सा का उपचार किया जाता है। तो उस स्कीम का नाम या उस योजना का नाम क्या है? ए आयुष्मान भारत, बी आयुष्मान हिमाचल, सी हिम केयर योजना, डी हिम सुरक्षा योजना। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी हिम केयर योजना। जो हिम केयर योजना है ये कहाँ पर शुरू की गई थी? ये हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई थी। जबकि जो आयुष्मान भारत है तो ये हमारे पास पूरे भारतवर्ष में चलाई गई थी, लेकिन यहाँ पर हिमाचल सरकार के बारे में पूछा गया था कि हिमाचल सरकार के द्वारा कौन सी योजना चलाई गई थी स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिसमें 5 लाख रुपए की सीमा तक का मुफ्त चिकित्सा किया जाता है या इलाज किया जाता है। तो उस योजना का नाम है हिम केयर योजना। तो इससे रिलेटेड थोड़े से मैं और फैक्ट आपको बता देता हूं कि हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा हिम केयर योजना कब शुरू की गई थी? तो ये योजना हमारे पास 2019 में शुरू की गई थी। तो इसलिए ये करंट अफेयर का क्वेश्चन यहाँ पर बना हुआ था कि हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो उसका नाम था हिम केयर योजना, जिसमें 5 लाख रुपए की सीमा तक मुफ्त चिकित्सा उपचार किया जाता था। कितनी इसकी जो बाउंड्री है, कितने रुपए तक इसमें इलाज किया जाता है? 5 लाख रुपए तक इसमें इलाज किया जाता है और यह योजना केवल हिमाचल के निवासियों के लिए है। यदि कोई हिमाचल से बाहर से कोई व्यक्ति आता है तो वो इस योजना का लाभ उठा नहीं सकते थे, जबकि ये केवल हिमाचल के निवासियों के लिए एक योजना है। हमारा अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश से कितने राज्यों की सीमा जुड़ी हुई है? तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी 2019 में पूछा गया है। तो उस समय तक जो हमारे पास J&K था वो कहाँ पे था? वो एक राज्यों के रूप में था, लेकिन जब बाद में उसको डिवाइड कर दिया गया, जो हमारे पास J&K है उसको लद्दाख अलग कर दिया गया और उसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश की जो राज्यों की सीमा है वो कितने राज्यों से जुड़ी है या केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी है। तो ये हमारे पास यहाँ पर हिमाचल प्रदेश हो गया और हिमाचल प्रदेश की जो सीमा है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा उत्तराखंड है 1 नंबर पे, दूसरे नंबर पे यहाँ पर हमारे पास आ गया उत्तर प्रदेश, तीसरे नंबर पे यहाँ पर हमारे पास हरियाणा आ गया और चौथे नंबर पर यहाँ पर पंजाब आ गया। तो इस तरह से जो 4 स्टेट, जो हमारे पास यहाँ पर 4 स्टेट्स हैं वो हिमाचल प्रदेश के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है और उसके साथ जो जम्मू कश्मीर है ये 5 नंबर पे आ गया और 6ठे नंबर पे हमारे पास लद्दाख आ गया। तो इस तरह से 4 जो हमारे पास राज्य है वो हिमाचल प्रदेश के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं और 2 जो हमारे पास केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये भी अपने साथ अपनी जो हिमाचल प्रदेश के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये इस क्वेश्चन के बारे में आप इनमें से कोई नहीं
जो उस टाइम पे ऑप्शन हो सकता था, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की उस टाइम पे 2019 में कितने राज्यों के साथ सीमा वो अपनी बाउंड्री शेयर करता था, तो वो अपने 5 राज्यों के साथ करता था। तो यहाँ पर 5 ऑप्शन में नहीं था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो हिमाचल प्रदेश है वो 4 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आपातकाल स्थिति की घोषणा करने का अंतिम अधिकार किसमें निहित होता है? तो ये क्वेश्चन भी 2019 के कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया था कि जब इमरजेंसी की जो टाइम होता है या इमरजेंसी की जो घोषणा की जाती है तो उसका अंतिम अधिकार किसको होता है? ए संसद को, बी राष्ट्रपति को, सी मंत्रिपरिषद को, डी प्रधानमंत्री को। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी, राष्ट्रपति को। जो राष्ट्रपति होते हैं तो राष्ट्रपति हमारे पास आपातकाल की घोषणा कर सकता है और राष्ट्रपति के पास ही इमरजेंसी की जो हमारे पास राइट है वो दिया गया है। और भारतीय संविधान में 3 तरह के आपातकाल का प्रावधान किया गया है। तो जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में कितने तरह के आपातकाल का प्रावधान किया गया है? 3 तरह के आपातकाल का प्रावधान किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 352 है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है और अनुच्छेद 356 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र का विफल होने पर इमरजेंसी की घोषणा की जाती है उस राज्यों में। और अनुच्छेद 360 जिसमें वित्तीय आपातकाल, यदि भारत की स्थिति वित्तीय क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है तो उसमें अनुच्छेद 360 का प्रयोग किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट 3 शक्तियां हैं, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस इमरजेंसी का प्रयोग अभी तक या किस आपातकाल का प्रयोग अभी तक नहीं किया गया है? तो वो है वित्तीय आपातकाल। तो वित्तीय आपातकाल किस में आता है? तो वो 360, अनुच्छेद 360 में आता है। और जो राष्ट्रीय आपातकाल है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आपातकाल भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? तो वो अनुच्छेद 352 में आता है। और राज्यों में यदि आंतरिक जो शक्तियाँ होती है या राज्यों में संवैधानिक तंत्र जब विफल हो जाता है तो वहाँ पर राज्य आपातकाल लगाया जाता है। तो वो किस अनुच्छेद में आता है? वो हमारे पास अनुच्छेद 356 में आता है। और भारतीय संविधान के अनुसार आपातकाल की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है। तो यहाँ से जितने भी जो क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने डिटेल में आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। यदि किसी को अभी भी डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी में वो मुझसे पूछ सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी 2019 के कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया था कि लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? ए 27 सीटें, बी 37 सीटें, सी 47 सीटें, डी 57 सीटें। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी 47 सीटें। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है? तो इसमें हमारे पास 47 सीट्स आरक्षित की गई है। और अनुच्छेद 330 में देखो, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो उसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 330। अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 330 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अनुच्छेद 332, जो अनुच्छेद 332 है, 332 में राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना है। यदि लोकसभा की बात की जाएगी तो वो अनुच्छेद 330 होगा। यदि हमारे पास राज्यों के विधानसभाओं की बात की जाएगी तो वो अनुच्छेद 332 होगा। तो इसमें हमारे पास अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए 47 सीटें आरक्षित की गई है। कितनी सीटें आरक्षित की गई है? 47 सीटें आरक्षित की गई है। जबकि लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए, देखो एससी और एसटी में कंफ्यूज नहीं होना है। अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 सीटें हैं और अनुसूचित जाति जो हमारे पास शेड्यूल
कास्ट है उनके सदस्यों के लिए 84 सीटें आरक्षित की गई है। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नदी के किनारे पौधे क्यों लगाए जाते हैं? तो ये क्वेश्चन भी 2019 के कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया था कि नदी के किनारे पर जो पौधे हैं वो क्यों लगाए जाते हैं। तो ये हमारे पास एनवायरनमेंट इकोलॉजी का क्वेश्चन है। ए, बाढ़ को रोकने के लिए, बी, छाया प्रदान करने के लिए, सी, सिल्ट और कटाव को कम करने के लिए, डी, प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए। तो यहाँ पर जो हमारे पास पहला ऑप्शन जो दिया गया है वो है बाढ़ को रोकने के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि नदी के किनारे पर जो पौधे लगाए जाते हैं उनसे बाढ़ रुकने के लिए भी उनको लगाया जाता है, लेकिन ये अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है। दूसरा हमारे पास यहाँ पर जो ऑप्शन था छाया प्रदान करने के लिए, तो ये हमारे पास एक बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन वाला क्वेश्चन हो गया कि जो पेड़ है, पेड़ से छाया मिलती है, तो वो ज़रूरी थोड़ी है कि वो नदी के किनारे पर ही पौधों को लगाया जा सकता है, वो कहीं पर भी लगाए जा सकते हैं। तो इस तरह से ये सेकंड ऑप्शन भी हमारे पास गलत हो जाता है। और जो तीसरा ऑप्शन है सिल्ट और कटाव को कम करने के लिए, तो ये हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। जो सिल्ट और जो भूमि कटाव होता है किसके कारण होता है? तो वो हमारे पास जब बाढ़ आती है, नदियों में जब बाढ़ आती है तो उसको अपने साथ सिल्ट और भूमि कटाव करती है, तो उसको कम करने के लिए नदी के किनारों पर पौधों को लगाया जाता है, ताकि जो वो अपनी जड़ें हैं वो उनको मिट्टी को पकड़ सके और भूमि कटाव को होने से रोक सके। और प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए भी जो पौधे हैं उनको लगाया जाता है, लेकिन वे केवल नदी के किनारे पर ही नहीं लगाए जाते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास कंडीशन थी नदी के किनारे, क्या कंडीशन थी कि नदी के किनारे पर पौधे क्यों लगाए जाते हैं? सिर्फ बाढ़ रोकने के लिए भी लगाए जाते हैं, तो ये भी गलत है। सिर्फ छाया प्रदान करने के लिए लगाया जाता है, ये भी गलत है। केवल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए, तो ये भी गलत है, क्योंकि जो पौधे हैं वो कहीं पर भी लगाए जा सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का सीमांकन किया गया था, तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये क्वेश्चन 2019 के कांस्टेबल में पूछा गया था। ए, लॉर्ड माउंटबेटन ने, बी, सर सिरिल रैडक्लिफ ने, सी, सर स्टैफर्ड क्रिप्स ने, डी, लॉर्ड लॉरेंस ने। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी, सर सिरिल रैडक्लिफ ने। तो ये आपको पता होना चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा है तो उसका निर्धारण किसने किया था? तो उसका निर्धारण सर सिरिल रैडक्लिफ ने किया था। और उस रेखा को, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको रैडक्लिफ के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर मैंने जो इम्पोर्टेंट वर्ल्ड की जो रेखाएं हैं, लाइंस हैं, उनके बारे में बताया है। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? तो वो रैडक्लिफ रेखा है। भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? तो वो डूरंट रेखा है। और इंडिया और चाइना के बीच में कौन सी रेखा है? तो ये मैकमोहन रेखा है। और इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी है? तो वो हमारे पास पाक स्ट्रेट है। तो ये जो चार है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बहुत बार ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेखाएं हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच में रैडक्लिफ रेखा है, भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंट रेखा है, इंडिया और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में पाक स्ट्रेट है। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सी रेखा है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में रैडक्लिफ रेखा है। वो रैडक्लिफ क्यों है? क्योंकि जो हमारे पास बांग्लादेश है वो किसका पार्ट हुआ करता था? तो वो पाकिस्तान का पार्ट हुआ करता था। और भारत और पाकिस्तान का विभाजन कब हुआ है? तो वो हमारे पास 1947 में हुआ है। कब हुआ है? 1947 में हुआ है। इसलिए भारत और बांग्लादेश के बीच में भी कौन सी रेखा है? रैडक्लिफ रेखा है। यूएसए और कनाडा के बीच में कौन सी रेखा है? तो यूएसए और कनाडा के बीच में 49th पैरेलल लाइन है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में कौन सी रेखा है? तो वो 38 पैरेलल लाइन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच में है।
मैनरहीन रेखा सोवियत संघ और फिनलैंड के बीच में है, और मैगिनाट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। यूएसए और कनाडा के बीच में जो रेखा है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछी जाती है। और उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में जो रेखा है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछी जाती है। जितनी भी जो रेखाएं हैं उनके बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मेमोरी में सबसे कम एक्सेस टाइम रहता है। तो ये हमारे पास कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस मेमोरी में सबसे कम एक्सेस टाइम रहता है। ए कैशे मेमोरी, बी मैग्नेटिक बबल मेमोरी, सी मैग्नेटिक कोर मेमोरी, डी रैम। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए कैशे मेमोरी। जो कैशे मेमोरी है इसमें हमारे पास सबसे कम एक्सेस टाइम रहता है। तो ये हमारे पास कंप्यूटर का भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी हमारे पास अभी तक कांस्टेबल के एग्ज़ाम 2019 का हुआ है, 2022 में 2 बार एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें हमारे पास कंप्यूटर का एक आधा क्वेश्चन हमारे को देखने को मिलता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र ऋग्वेद में किस देवी को समर्पित है। जो गायत्री मंत्र है तो ये ऋग्वेद में है, और ऋग्वेद में ये किस देवी को समर्पित किया गया है। ए सावित्री, बी गायत्री, सी लक्ष्मी, डी सरस्वती। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए सावित्री। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद में किस देवी को समर्पित किया गया है, तो ये देवी सावित्री को समर्पित किया गया है। तो जो गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में स्थित है। कौन से मंडल में स्थित है? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में स्थित है, और यह वैदिक देवी सरस्वती को समर्पित है। तो यह किसको समर्पित है? तो यह हमारे पास यहाँ पर सावित्री होगा, यहाँ पे सरस्वती नहीं होगा, सावित्री होगा। वैदिक देवी सावित्री को समर्पित है। और गायत्री मंत्र को सावित्री मंत्र भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गायत्री मंत्र को और किस नाम से जाना जाता है। तो गायत्री मंत्र को सावित्री मंत्र भी कहा जाता है। और सावित्री कौन थी? तो सावित्री ब्रह्मा की पत्नी है। तो कौन है सावित्री? सावित्री ब्रह्मा की पत्नी है। और गायत्री को सूर्य देव का रूप माना जाता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पहले पूछा जा चुका है। जो गायत्री है, गायत्री का संबंध किससे है? तो गायत्री का संबंध सूर्य देव से है। और गायत्री मंत्र को वेदों की मां के रूप में भी जाना जाता है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, किस मंत्र को वेदों की मां के रूप में जाना जाता है? तो गायत्री मंत्र को वेदों की मां के रूप में जाना जाता है। और जो गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र को किसने रचा था? तो गायत्री मंत्र को महर्षि विश्वामित्र ने रचा था। तो यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से लगभग 8 से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। और जो हमारे पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो हमारे पास अभी तक हमने जितने डिस्कस किए हैं उसकी मैंने डिटेल में डिस्कशन आपके साथ कर ली है। और यदि किसी को मेरे क्वेश्चन में अभी डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी एग्जाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्जाम तक 9 में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो जो हमारी आज की वीडियो है ये यहीं पर ख़त्म होती है। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। और हमारे YouTube चैनल एग्जाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।